और अब हमारे साथ डॉक्टर संजय गुलानी जुड़ चुके हैं ओमान से, जो कि एक फिजिशियन है। संजय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से ओमान की स्थिति अभी कंट्रोल में है और भारत की पॉपुलेशन चूंकि बेहद ज्यादा है, हालांकि पहली वेव में जैसे ही केसेस सामने आना शुरू हुए तो इसका अंदेशा इतना नहीं था कि इतनी तेजी के साथ ये कोरोना वायरस अपने पैर पसारेगा, लेकिन चूंकि ऐसा दूसरी वेव में हुआ है, एक साथ लाखों में प्रतिदिन केसेस सामने आ रहे हैं और हालांकि संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन जिस तेजी के साथ ये आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से काबू करना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है, क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है भारत के पास इस स्थिति को संभालने के लिए, काबू करने के लिए? नमस्कार मैम, थैंक यू टू हैविंग मी। एक्चुअली क्या है, भारत में केसेस बहुत ज्यादा सेकंड वेव में बढ़े हैं, पहले में इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनको अपन ने लॉकडाउन और बाकी मेजर से कंट्रोल किया था। अभी स्थिति थोड़ी पैनिक अटैक भी ज्यादा है, लोगों में पैनिक भी ज्यादा हो रहे हैं और केसेस भी ज्यादा हैं और सिस्टम भी थोड़ा सडन वेव के लिए रेडी नहीं था। तो अभी लॉकडाउन इज अ गुड ऑप्शन, बट ओनली हॉट स्पॉट जहाँ पे ज्यादा केसेस हैं उस एरिया को अगर लॉकडाउन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, प्लस कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोगों की है, अपने आप को घर में रखें, पहले तो होने ही नहीं दे इन्फेक्शन को, अगर हो जाता है तो अपने आप को क्वारंटाइन करें, ज्यादा पैनिक नहीं है, अपने फैमिली फिजिशियन से वर्चुअल क्लिनिक में आप फॉलो अप करें, ज्यादा आप किसी भी रेमडेसिविर ऑक्सीजन इसके स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है और आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सीधा ऑक्सीजन नापें। 94 से ऊपर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर 94 से कम है तो आप घर में उल्टा लेट के स्टीम बाकी चीजें करके और अपने फैमिली फिजिशियन को फॉलो करें। इसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बाद भी एडमिशन चाहिए तो आपको एडमिशन करने के लिए आप एक सिस्टम को फॉलो करें, एकदम से हापाधापी में आप एक्स्ट्रा पैसे देके पैनिक अटैक के व्हाट्सएप फॉलो करके ये सब चीजें ना करें। बिल्कुल डॉक्टर संजय, देखिए दूसरी वेव बेहद खतरनाक है, तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रही है और समय भी नहीं देती है लोगों को रिकवर होने का। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर फेफड़ों पर यह असर करता है, सांस लेने की प्रक्रिया पर यह असर करता है, उनको प्रभावित कर देता है एकदम से। ऐसे में लोग घर पर रहकर ऐसा क्या करें, किस तरह का खान पान में वो चीजें जोड़ें? जी, एक्चुअली क्या है, अगर आप देखें तो सांस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसमें हो रही है और ज्यादातर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही डेथ हो रही है। तो उसके लिए आपको प्राणायाम, अपने रेगुलर लंग्स की एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें से नॉर्मल आप गुब्बारे बैठ के फुलाते हैं उस तरह से गुब्बारे फुलाएं, मोमबत्ती जला के उसको ब्लो कर सकते हैं, अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। दूसरा, आपको अननेसेसरी बाहर नहीं जाना है, अननेसेसरी बिना किसी काम के, बिना किसी चीज के लिए बाहर नहीं जाना है। जितना हो सके अपना को घर में सेफ रखें, एक खुले वेंटिलेटेड रूम में रहें जितना हो सके। अगर आपके पास वेंटिलेटेड रूम नहीं है तो घर में आप एयर प्यूरिफायर रख सकते हैं और जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें। बिल्कुल डॉक्टर संजय, देखिए भ्रांतियां बहुत है, आपको पता है जब भी कोई बीमारी, और ये तो बीमारी नहीं महामारी है, ऐसे में भ्रांतियां अपने आप लोगों के दिमाग में बन जाती है, धारणाएं बन जाती है। और मास्क को लेकर भी बहुत बड़ी धारणा है, लोगों को लगता है कि मास्क पहनने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन्हें घुटन महसूस हो रही है। ऐसे में एक तो इस चीज को भी क्लियर करें, इस स्थिति को भी स्पष्ट करें कि आखिर मास्क किस क्वालिटी का हो, क्योंकि इसको लेकर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक्चुअली क्या है, इंडिया में एक प्रॉब्लम आ रही है मास्क की क्वालिटी को लेके। जो स्टैंडर्ड्स मास्क होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है भी तो लोग अपने केवल चालान बचाने के लिए और पुलिस वाले से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का मास्क आप पहन रहे हैं तो आप खुद के लिए भी सेफ करें, आपके रिलेटिव के लिए भी सेफ करें, आपके दोस्तों के लिए भी सेफ कर रहे हैं। तो आपको खर्चा करना है मास्क के ऊपर, सैनिटाइजर के ऊपर, अपनी सेफ्टी के ऊपर। जितना ज्यादा आप मास्क अच्छा पहनेंगे उतने कम चांसेस आपको आपको वायरस पकड़ने का है। इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन भी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर संजय, वैक्सीनेशन पर भी आपसे जानना चाहेंगे। भारत में चूंकि मैं आपको बता दूं 12 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा जनता को वैक्सीनेशन अभियान में शामिल किया जा चुका है, उन्हें वैक्सीन लग चुकी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन भारत में मौजूद है। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि इसको लेकर भी जैसे भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता है अगर उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज लगवा ली है तो वो अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देता है,
उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है शरीर के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है आपको, और वो लेकिन माइल्ड फॉर्म में होता है, माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में होता है। लेकिन आपको जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से आप 10 लोगों को और फैला सकते हैं, क्योंकि आप तो इम्यून हो गए, आपको मेजर डिजीज नहीं होगी, लेकिन आप उस वायरस को कैरी करके बाकी लोगों को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को प्रेरित करना वैक्सीनेशन कराएं, उनकी भ्रांतियां न फैलाएं, उसमें कोई भ्रांति नहीं फैलाएं। आपके पास जो भी अवेलेबल वैक्सीन है आपके नियरेस्ट डॉक्टर के पास वो लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सर, ये एक देश की महामारी नहीं है, विश्व की महामारी है, और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। ओमान में स्थिति अभी क्या है ये भी जानना चाहेंगे, और अगर ओमान की स्थिति कंट्रोल में है तो आखिर ऐसे क्या कदम उठाए गए जिनके चलते ओमान में अभी स्थिति कंट्रोल में है? एक्चुअली क्या है, ओमान में पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। इधर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज और बाकी फैसिलिटीज भी स्टैंडर्डाइज हैं, प्रोटोकॉल्स भी प्रॉपर फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या किया है, वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चलाया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया, उसके बाद एजेड लोगों को दिया। यहाँ का मेन इशू क्या है, यहाँ एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पीपल कम है, लेकिन उनका वैक्सीनेशन चालू है। अभी तक उन्होंने ऑलमोस्ट 30 to 40% लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके हैं और प्रॉपर डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। इवन स्टाफ जो ऑफिस में आ रहे हैं उनको 30% रिड्यूस कर दिया उन्होंने। नाइट लॉकडाउन कंटिन्यू कर रहे हैं, एक कार के अंदर 2-3 जनों से ज्यादा नहीं अलाउ कर रहे हैं। काफी चीजों ने इन्होंने कंट्रोल किया है एक साथ। बिल्कुल सर, दूसरी वेव में ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना युवा वर्ग सुरक्षित है, ना ही बुजुर्ग सुरक्षित हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि बचाव के क्या उपाय हैं, क्योंकि लक्षण तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे, लक्षणों की पहचान करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में जानना ये चाहेंगे कि बचाव क्या करें, घर पर रहकर कैसे सुरक्षित रहें? एक्चुअली के बचाव उन लोगों को करना है जो घर से बाहर घूम रहे हैं, वो मास्क लगा के जब घर में आते हैं तो बच्चों को भी एक्सपोज करते हैं। जब बच्चे भी जब बाहर खेलने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर हैंड हाइजीन का टेक्निक बताना है, रेगुलर हैंड वॉश बताना है, उनको मास्क का उपयोग बताना है, क्योंकि बच्चे क्या है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ज्यादा है, और उन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से बुजुर्गों को बहुत जल्दी फैल रहा है, क्योंकि वो लोग भी बाहर से लेके आते हैं। तो उनको रेगुलर स्टीम थोड़ा सा देना, थोड़ा उनकी अच्छी फूड हैबिट को बढ़ाना, अच्छे न्यूट्रिशियस डाइट देना, अच्छे फ्रूट्स खिलाना, रेगुलर जूसेस देना, ये उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। प्लस उनको एक एजुकेशन करना है, कि प्रॉपर एजुकेशन करना है उनको कि हैंड हाइजीन का ख्याल रखें और मास्क पहन के जाएं बाहर, और आके प्रॉपर प्रिकॉशंस लें घर पे आके। और खासकर बड़े लोग जो बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर लाते हैं, तो उनको भी अच्छे से मास्क लेके पहनना है, अच्छे से चीज यूज करना है। देखो, लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी लग्जरी पे, अगर छोटा सा मास्क पे अच्छी क्वालिटी पे अगर खर्चा करेंगे तो वो बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं अपने देश के, अपने परिवार के, अपने फैमिली मेंबर्स की। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ओमान में कोई ऐसा विचित्र केस देखने को मिला जिससे शायद भारत के डॉक्टर्स भी सीख पाए, या लक्षण ना के बराबर हो, या लक्षण बेहद अलग दिखाई दिए हो जो सामान्य तौर पर नहीं देखे जाते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी विचित्र लक्षण नहीं दिखे हैं। हाँ, कुछ एक केस में बिल्कुल जीआई इन्वॉल्वमेंट था, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके अंदर खांसी जुकाम कुछ नहीं था, केवल लूज मोशन वॉमिटिंग है। कुछ एक केसेस में ऐसा लक्षण आए हैं, बाकी ऐसा कोई विचित्र लक्षण नहीं दिखाई दिया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किन मरीजों को, माफ कीजिएगा, किन लोगों को इससे बचना चाहिए, जो पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज की बीमारी है, या जिनको पहले से कोई ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो बहुत जल्दी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे में किन किन बीमारियों के चलते उन लोगों को बचना चाहिए? एक्चुअली क्या है, लोग जो भी सफर कर रहे हैं शुगर के साथ और क्रॉनिक डिजीज के साथ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है इतनी अच्छी नहीं है, जिसमें ओल्ड एज पीपल हो गए, किडनी से प्रॉब्लम वाले पीपल हो गए, एस्थमा वाले लोग हो गए सारे, और इसके अलावा शुगर वाले पेशेंट हो गए, किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हो गए। इन लोगों को बहुत ज्यादा बचाव रखना है अपने आप को। जो लोग अपनी इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन पे हैं, जो एक मेडिसिन लेते हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है, उनको खास तौर से, विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर।
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं आपकी बातों से हम चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के मंच के माध्यम से भी कि लोग जागरूक हों और ये जाने कि आखिर उन्हें बचाव के कैसे उपाय करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।